हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इंडियन लोग ना काफी बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं हिंडनबर्ग को। अब हिंडनबर्ग के बारे में तो आपको पता ही होगा। 1.5 महीने पहले हिंडनबर्ग ने ना एक लंबी सी रिपोर्ट जारी की अदानी ग्रुप के खिलाफ, और उसके चलते अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे वो 60-70% तक लुढ़क गए। लेकिन अब इंडियन लोग हिंडनबर्ग को कह रहे हैं कि आपके खुद के घर में इतना बड़ा बैंक रातों रात कोलैप्स हो गया, रातों रात फेल हो गया और आपको पता भी नहीं चला। पहले दूसरे के घर में झांकने से पहले आपके घर में झांक लिया होता, ऐसा इंडियन लोगों का कहना है। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये ट्रोलिंग तो एक अलग आपका एक टॉपिक हो गया। लेकिन ये जानना काफी जरूरी है कि ये जो बैंक था जिसका नाम था सिलिकॉन वैली बैंक, ये यूएसए का ना वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक था। ये रातों रात कोलैप्स कैसे हो गया? इसमें ना एक काफी ज्यादा अच्छी लर्निंग भी है आपके पर्सनल फाइनेंस के लिए कि आपका जो पैसा है आपको किस तरीके से निवेश करना चाहिए। इसके बारे में भी आपको काफी अच्छी इंसाइट मिलेगी। इसलिए ना इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। आपको काफी अच्छे जो कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में जानने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो गलती दूसरा करता है ना उस गलती से सीख के हम कुछ अपना बेनिफिट कर पाए, तब जाके हमें सक्सेस मिलती है। तो ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये एग्जैक्टली फेल क्यों हुआ और इसके पीछे क्या क्या रीजंस है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा, तो इसे आखिरी तक देखिएगा। और इसका इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे भी क्या इफेक्ट आ सकता है या फिर नहीं आएगा, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और कई एक्सपर्ट जो है ना, ये सिलिकॉन वैली बैंक का जो कोलैप्स है ना, इसे 2008 का जो लेमन्स ब्रदर का क्राइसिस था ना उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले तो जाने कि ये जो बैंक था इसकी साइज कितनी बड़ी थी। मैं इस जो वीडियो में फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताऊंगा ना वो हो सकता है कि थोड़े बहुत इधर उधर हो, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। कोर कॉन्सेप्ट पे फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक, इसका जो टोटल साइज था वो तकरीबन था $230 बिलियन के आसपास। अगर इंडियन बैंकिंग सिस्टम से इसे कंपेयर करें तो हमारा जो आईसीआईसीआई बैंक जितना बड़ा है ना, तकरीबन उतना ही बड़ा बैंक ये अमेरिका का था। और काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2008 में जो लेमन्स ब्रदर क्राइसिस हुआ था ना, उस टाइम लेमन्स ब्रदर के जो सीईओ थे वही जनाब सिलिकॉन वैली बैंक के भी अभी प्रेजेंट सीईओ है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेमन्स ब्रदर क्राइसिस के वक्त लेमन्स ब्रदर के जो रिस्क मैनेजमेंट के जो हेड थे ना, वही सिलिकॉन वैली बैंक के भी रिस्क मैनेजमेंट के हेड है। अभी ये जबरदस्त कोइंसिडेंस है नहीं, सिलिकॉन वैली बैंक में भी क्राइसिस आया इस टाइम, और जो लेमन्स ब्रदर में था उस टाइम में भी क्राइसिस आया। तो पता नहीं अभी इन दोनों का क्या होगा। और एक इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सीईओ थे इस बैंक के, सिलिकॉन वैली बैंक के, इन्होंने खुद का जो शेयर था सिलिकॉन वैली बैंक के स्टॉक में, इसे 2 हफ्ते पहले नील कर दिया। इन्होंने अपना सब जो स्टेक था वो बेच दिया और पैसा निकाल लिया। और जब ये बैंक कोलैप्स हो गया उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक दिन में ये जो बैंक है ना इसका स्टॉक 60-70% लुढ़क गया। एक दिन में 60%। जब अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो 60-70% लुढ़कने में, गिरने में तकरीबन उन्होंने हफ्ता लिया, इन्होंने तो एक दिन में ही अपना 60% जो कैपिटल था वो सुहा कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये क्राइसिस है या फिर कोलैप्स है। लेकिन ये कोलैप्स शुरू कहां से हुआ? इसकी जो शुरुआत हुई ना वो पैंडेमिक के वक्त हो गई थी। जब अपना कोरोना पैंडेमिक आया उस वक्त से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। हाँ, इसका रीजन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बैंक है ना कंसेक्यूटिव 5 साल के लिए यूएस का बेस्ट बैंकर अवार्ड लेते हुए आ रहा है। इसका मतलब क्या कि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जिस बैंक को बेस्ट बैंक का अवार्ड मिल रहा है वो बैंक रातों रात लुढ़क गया। सिमिलर केस हुआ था येस बैंक के केस में भी। उसमें भी येस बैंक को 2016-17 में बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला था, और उसके 1-1.5 साल में ही वो भी बैंक जो था वो लुढ़क गया। तो देखिए, फाइनेंस में या फिर इकोनॉमी में कई एक्सपर्ट्स आपको कहेंगे कि ये बहुत अच्छा बैंक है, ये बहुत ऊपर जाएगा, आप इसमें बेशक पैसा निवेश कर सकते हो। तो ऐसा मत कीजिएगा।
आपका पूरा पैसा किसी एक स्टॉक में कभी नहीं डालना है, चाहे वो यस बैंक हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोई भी हो। आपको अपना जो पैसा है ना उसका रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छी तरीके से करते आना चाहिए, तभी जाके आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो पाओगे या फिर इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे ये जो कोलैप्स है इसकी शुरुआत हुई पैंडेमिक के वक्त। जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तो ओवरऑल जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो तो टोटली शटडाउन हो गई थी। तो यूएस गवर्नमेंट को ना ये काफी चिंता लगी हुई थी कि क्या फ्यूचर में ग्रोथ आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। अगर ग्रोथ हमें लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सिस्टम में ना पैसा पंप करना पड़ेगा। तो पैसा अगर इजीली अवेलेबल होगा बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को, तो लोग क्या करेंगे, उस पैसों का ना कुछ तो इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए कि मेरे पास पैसा आ गया तो मैं कोई चीजें खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, घर खरीदूंगा और इकोनॉमी को बूस्ट करूंगा। अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं क्या करूंगा, सस्ते में मुझे पैसा मिल रहा है तो वो पैसा लेके मैं क्या करूंगा, मेरे बिजनेस एक्सपेंशन में लगाऊंगा तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये थॉट प्रोसेस रखते हुए यूएस की गवर्नमेंट ने क्या किया था, पैंडेमिक के बाद में इतना पैसा प्रिंट किया और जो लोग बेरोजगार थे उन्हें भी काफी आसानी से पैसा अवेलेबल करवा के दिया। और उसके चलते क्या हुआ कि इकोनॉमी में थोड़ी बूस्ट तो आई, उसके चलते स्टॉक मार्केट भी काफी जल्दी रिकवर हो गए। अगर आप देखोगे हमारे इंडियन मार्केट भी कोरोना के बाद में जो स्टॉक मार्केट गिरा था तुरंत उसने वी शेप रिकवरी दिखा दी विद इन फ्यू मंथ्स। जो हमारे स्टॉक मार्केट के जो प्रीवियस जो लेवल्स थे वो वापस आ गए और उसके भी ऊपर स्टॉक मार्केट चला गया। तो सिस्टम में लिक्विडिटी काफी आ चुकी थी। अब ये जो बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक, इसके जो कस्टमर्स थे ना वो बेसिकली क्या है, स्टार्टअप कस्टमर्स है। यानी ये क्या करता है, जो स्टार्टअप्स है उसके डिपॉजिट्स लेता है और ऐसे स्टार्टअप्स को लोन्स देता है जिसे उसकी जरूरत है, ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट को लोन्स देता है जिसे उनकी जरूरत है, राइट। और जो इनके पास डिपॉजिट्स है, मान लीजिए कि उन्हें ये 4% इंटरेस्ट देता है और जिन्हें लोन दिया है उनसे ये 6% इंटरेस्ट लेता है। तो ये जो बीच का 2-3% का जो स्प्रेड होता है ना, वो ये बैंक का इनकम हो गया। हर बैंक का यही एक बिजनेस मॉडल होता है, लेकिन ये बैंक स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स या फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है ना उस फील्ड में ज्यादातर डील करता है। तो पैंडेमिक में काफी इजी मनी तो मार्केट में आ गया। फिर यूक्रेन रशिया का वॉर भी शुरू हो गया। तो जैसे ही यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू हुआ ना, तो गैस के प्राइसेस, फिर ऑयल के प्राइसेस ये अचानक से स्पाइक कर गए। अब जब ये दो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है ना, इनके जब प्राइस बढ़ जाती है ना, तो इसका रिपल इफेक्ट है ना आपको काफी सारे चीजों में दिखने मिलेगा। ऑटोमेटिकली आपके खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाती है, रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो खर्चे करते हो ना वो भी बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, पूरे दुनिया में जो है वो आपका इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। और जब पैंडेमिक के वक्त काफी लोगों को इजी मनी एक्सेस था ना, उस टाइम में क्या हुआ कि ये जो स्टार्टअप कंपनीज थी ना, इन्होंने ढेर सारा डिपॉजिट्स ना सिलिकॉन वैली बैंक में किया। अगर आप डेटा देखोगे ना तो इनके जो डिपॉजिट्स है ना वो 3 गुना बढ़ गए थे। शायद $60 बिलियन से ऑटोमेटिकली ये जो डिपॉजिट्स है $180 बिलियन तक चल गए। अब इतने सारे डिपॉजिट्स अगर अपने बैंक में आए तो उस डिपॉजिट्स को इन्होंने कहीं ना कहीं तो निवेश करना ही था, अदरवाइज फिर ये डिपॉजिटर्स को पैसे कैसे देंगे। और जब इन्होंने पैसा दिया, कुछ कंपनीज को इन्होंने लोन पे पैसा दिया, लेकिन 70% जो इसके डिपॉजिट्स थे ना इन्होंने इन्वेस्ट किए जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्होंने निवेश किए। और यहीं पे इन्होंने गलती की। अब आप कहोगे कि भाई यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, इसमें तो क्रेडिट रिस्क की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। सही बात है, लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है ना, इन्होंने इनका गेम कर दिया। अब ये गेम कैसा हुआ इनका, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि सिलिकॉन वैली बैंक ने ऐसे बॉन्ड में निवेश किया कि जो 2030 में यानी यहां से 8 साल के बाद में मैच्योर हो जाएगा, और उस बॉन्ड की आज जो प्राइस है वो है 100 रुपए। 100 रुपए उन्होंने आज इन्वेस्ट किए। अगले 8 साल में मान लीजिए कि उनको 10% पर ईयर से इंटरेस्ट मिलेगा, तो टोटल 8 साल में उनको इंटरेस्ट मिलेगा 80% का। अगर वो बॉन्ड टिल मैच्योरिटी होल्ड करते हैं तो उन्हें टोटल अपना पैसा मिलेगा 180 रुपीज। उसमें से जो 100 रुपीज है वो उनका खुद का कैपिटल है,
और 80 रुपीज जो है वो पूरे 8 साल का उसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का। तो जब इंटरेस्ट रेट कम थे पैंडेमिक के जस्ट बाद में, जहां पे इजी मनी फ्लो था, इंटरेस्ट रेट कम थे, इनके पास डिपॉजिट्स बढ़ गए थे, उस टाइम में ना इन्होंने लॉन्ग टर्म जो इक्विटी बॉन्ड्स है उसमें निवेश किया था। अब हुआ ये कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, तो यूएस की जो फेड बैंक है, जैसे इंडिया में हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे यूएस की फेड बैंक है, उन्होंने इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, जो इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। वो इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा बढ़ गए कि अभी जो नए बॉन्ड्स आते हैं उसका इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। अब हाइपोथेटिकली देखें, अगर आज आप किसी बॉन्ड में निवेश करोगे तो पहले उस पर आपको 10% मिल रहा था, अभी आज शायद उसमें 15% मिले। तो लोग क्या करते हैं, जो 10% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स है ना, उसे सेकेंडरी मार्केट में बेचना शुरू करते हैं। जैसे हमारे स्टॉक्स सेकेंडरी मार्केट में हम बेचते हैं ना, वैसे सिमिलरली बॉन्ड्स भी सेकेंडरी मार्केट में बेचे जाते हैं। तो वो बॉन्ड्स बेच के जिसपे 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है उस बॉन्ड में निवेश करना शुरू कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो प्रीवियस बॉन्ड्स थे, लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स थे, उसकी प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। तो सिमिलर केस हुआ सिलिकॉन वैली बैंक के केस में। उनके जो बॉन्ड की प्राइस मान लीजिए कि निवेश करते वक्त 100 रुपीज थी, अभी वो आज आ गई 75 रुपीज पे। तो उनका तो लॉस हो गया, लेकिन ये लॉस अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड यानी क्या, इन्होंने ये लॉस अभी तक बुक नहीं किया है, इनके बैलेंस शीट में ये लॉस दिखेगा लेकिन वो एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुआ है, तो इसे कहते हैं अनरियलाइज लॉस। तो हुआ क्या, अभी इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया, तो जो टेक कंपनीज है इन्हें भी काफी महंगा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है इनके लोन्स के लिए। तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर अपना बिजनेस हमें एक्सपांड करना है तो हम करते हैं कि हमारे जो डिपॉजिट्स है सिलिकॉन वैली बैंक में, वहां पे जाके वो डिपॉजिट्स को बाहर निकालेंगे और उससे गुजारा कर लेते हैं। तो धीरे धीरे ना इनके डिपॉजिटर्स वापिस बैंक के पास आने लगे, इन्हें कहने लगे कि भाई हमें हमारा पैसा वापस कर दो। कुछ दिन तक इन्होंने क्या किया, अपना जो पैसा है, जितना पैसा इनके पास था, लिक्विड था, उससे तो गुजारा कर लिया। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया कि इन्हें लिक्विडिटी क्रंच आ गया। अब इनके पास इतना पैसा ही नहीं बचा कि ये डिपॉजिटर्स को पैसा दे पाए, क्योंकि अपना जो 70% पोर्शन है इन्होंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में निवेश कर दिया है ऑलरेडी, और उसकी मार्केट वैल्यू आज इतनी गिर गई है कि ये लॉस में है। अब लॉस में कैसे बेचे, कुछ पैसा इन्होंने लोन पे दिया है, लोन तो शॉर्ट टर्म के लिए होता नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो लोन जिसे दिया है वो भी अभी तो पैसा नहीं दे रहा है, तो हम डिपॉजिटर्स को पैसा दे तो कैसे दे। तो इन्होंने एक आइडिया निकाली कि इन्होंने एक प्लान किया कि इनकी जो इक्विटी है उसे वो थोड़ा डाइल्यूट करेंगे और उसके जरिए $2.5 बिलियन का पैसा वो मार्केट से उठाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आ गई, इसका स्टॉक का जो प्राइस है ना वो गिरना शुरू हो गया। अब जब स्टॉक का प्राइस ही गिर रहा है तो क्या ये इक्विटी डाइल्यूट करेंगे, लोगों को पता चल गया कि कुछ तो लिक्विडिटी क्रंच है इस बैंक में, तो वैसे भी लिक्विडिटी डाइल्यूट होने वाली नहीं है, कौन इनका शेयर खरीदेगा भाई, इतना अगर इसमें लिक्विडिटी क्रंच है तो नहीं खरीदेगा। फिर इन्होंने क्या किया, अपने जो बॉन्ड्स थे, जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्होंने निवेश किया था, उसे लॉस में बेचा। लॉस में बेचा किस लिए, क्योंकि डिपॉजिटर्स की पैसे दे पाए इसलिए इन्होंने लॉस में बेचा, और इसका लॉस था 15,000 करोड़, यानी तकरीबन $1.8 बिलियन लॉस में इन्होंने ये बॉन्ड्स बेचे। तो जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आ गई, यूएस गवर्नमेंट एक्शन में आ गया, इन्होंने पाबंदी लगा दी बैंक्स पे कि अभी ये इसका कंट्रोल जो है सब यूएस गवर्नमेंट के पास चला गया है। तो इन्होंने गलती कहां पे की, सबसे पहली गलती की कि अपना जो कॉर्पस है उसका 70% पोर्शन जो है इन्होंने एक ही इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया। तो यहां से हमें क्या सीख मिलती है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें ना, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसे डाइवर्सिफाई रखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी इक्विटी में होनी चाहिए, कुछ डेट में होनी चाहिए, कुछ गोल्ड में होनी चाहिए, कुछ कैश में भी होनी चाहिए। देखिए, कैश इज नॉट ए बैड एट ऑल। कैश आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन से ना बाहर निकालने में काफी सक्षम होती है, तो कुछ पैसा आपका कैश में भी होना काफी जरूरी होता है। अब स्टॉक मार्केट का भी देखोगे तो सारा पैसा आपको स्मॉल कैप में नहीं डालना है, कुछ मिड कैप में डालना है, कुछ लार्ज कैप में डालना है, ऐसा कॉम्बिनेशन का। डेट की बात करें तो सारा पैसा लॉन्ग टर्म डेट में नहीं डालना है,
कुछ शॉर्ट टर्म डेट में डालिए, कुछ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में डालिए, लिक्विड फंड्स में डालिए। तो ओवरऑल क्या है, आपको अपना जो पोर्टफोलियो है ना वो डाइवर्सिफाई रखना है। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं ना कि आपका पोर्टफोलियो जो असेट एलोकेशन है उसे प्रॉपर रखिए, तो वो बात हवा में नहीं करते हैं, ये सारी चीजें उसके पीछे होती है। दूसरी चीज, जो यूएस गवर्नमेंट का जो तरीका है ना किसी चीज को रिएक्ट करने का, वो काफी शार्प है। पैंडेमिक आ गया, पैसे बांट दो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फटाक से अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। तो इसका इंपैक्ट आया सिलिकॉन वैली बैंक पे। एक्चुअल देखा जाए तो बैंक ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की थी वो काफी सेफ इंस्ट्रूमेंट में की थी, लेकिन बॉन्ड मार्केट का जो कैलकुलेशन है ना वो शायद उन्हें समझ में नहीं आया। उन्हें लगा था कि इतना इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी वो अपना पैसा ना बचा सकते थे अगर उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट स्वैप का जो हेजिंग का जो तरीका होता है ना उसमें अगर प्रॉपरली काम किया होता तो वो शायद ये कोलैप्स बचा सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। पता नहीं अभी उसके पीछे का रीजन क्या है, और इसके चलते ये बैंक हो गया कोलैप्स। अब इसका इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या इफेक्ट आएगा, तो अभी यूएस का गवर्नमेंट जो है वो एक्शन में आ गया। उन्हें पता चल गया कि अपना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का स्टाइल है ना उसका रिपल इफेक्ट ये बैंकिंग फेलियर है। आज तो सिलिकॉन वैली बैंक फेल हुआ है, शायद हो सकता है आगे चलते ऐसे और बैंक्स फेल ना हो जाए, इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने ना तुरंत एक्शन लेते हुए सारे डिपॉजिटर्स को कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा काफी सेफ है और हम गारंटी लेते हैं आपके पैसे की आपको आपका पैसा तुरंत मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं कि आपको 1-2 साल राह देखनी पड़ेगी, नहीं, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो यूएस गवर्नमेंट तो एक्शन में आ गई है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए स्टॉक मार्केट में ना इसका इफेक्ट रहेगा। आज भी स्टॉक मार्केट इसी कारण शायद गिरा है। इसका इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे उतना ज्यादा असर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी कंपनीज को केटर करने वाली ये बैंक थी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। हमारी गवर्नमेंट ने जो इन्फ्लेशन है ना वो काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया है, और मैं सच में तारीफ करना चाहता हूं कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है, इन्होंने ये जो सिचुएशन हैंडल की है ना कोरोना के बाद में जो इन्फ्लेशन आया उसे काफी अच्छी तरीके से हैंडल की है। हमारी जो बैंकिंग सिस्टम्स है ना इसके जो बैड लोन्स थे, एनपीएस थे, वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। तो शायद हमारे बैंकिंग सिस्टम को उतना खतरा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो हूं नहीं, जितने भी इंटरव्यूज देख रहा हूं, जितने भी एक्सपर्ट्स लोगों की राय जो मैं सुन रहा हूं, उसे मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। ये न्यूज इन ट्रांजिशन है, अगर इस पे कोई डेवलपमेंट होती है तो उसके बारे में भी हम जरूर वीडियो बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सो दैट यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चले कि नहीं, इस चैनल पे अच्छा कंटेंट आता है, वैल्यू एडिशन होता है, और हमारा ये जो यूट्यूब फैमिली है वो ग्रो होती रहे। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।